हम लोग आज वेल्डर ट्रेड में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। मेरा नाम मुकुल कुमार है, जो इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे हाटा गवर्नमेंट आईटीआई में पोस्टेड है। हम लोग अब पढ़ेंगे वेल्डर में कौन सा टॉपिक, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स के बारे में। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होता है वो कैसे मिलता है, एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन के नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का मतलब ये कौन से कैसे मिलता होगा, तो ये मिलता है, फ्लेम कब बनता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से जो फ्लेम निकलता है वो होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या है, तो जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन को साथ मिला के कंबशन कराया जाता है तो जो हमको फ्लेम मिलता है उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है, और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में क्या होता है, मेनली क्या होता है आपका C2H2 जो कि एसिटिलीन है उसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, कंबशन कराया जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीट निकलता है। ये जो हमारा जो हीट निकलता है, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के दौरान जो हम जब इसको कंबशन करते हैं तो एक फ्लेम बनता है, और वो जो फ्लेम होता है उसमें क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। यही जो रिएक्शन का हमको जो हीट मिल रहा है, और वही हीट हमारा क्या करता है, वेल्डिंग कराता है। आखिर हीट से होता है क्या, जिस दो चीज हमको वेल्ड करना है वो उसको क्या करेगा, आपस में मेल्ट करेगा। हीट पड़ेगा तो क्या होगा, मेल्ट होगा, और जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, उसको हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो सॉलिड स्टेट में आएगा और वो ज्वाइन हो जाएगा। तो मेनली हमारा क्या है, जो कंबशन होता है उससे क्या मिलता है हमको, हीट। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड हीट जो मिल रहा है वो किस रूप में मिलता है हमको, फ्लेम के रूप में मिलता है। अलग अलग जो फ्लेम बनता है, जो लॉ बनता है वो। ठीक है, अब ये फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जितना हम जिस रेशियो में इसको C2H2 और C2H2 यानी एसिटिलीन ऑक्सीजन को मिलाते हैं उसी हिसाब से हमको ये हीट मिलता है, और उसी हिसाब से आगे हमारा जो फ्लेम बनता है वो बनता है। तो यानी इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाता है उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्लेम, अलग अलग फ्लेम, यानी अलग अलग फ्लेम का स्ट्रक्चर। मेनली अलग अलग फ्लेम का मतलब क्या है, जिसमें तीनों का अलग अलग शेप बनता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 3 तरह का फ्लेम होता है। सबसे पहला फ्लेम है आपका न्यूट्रल फ्लेम, फिर कार्बोनाइजिंग फ्लेम, और तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आप अब नाम से आपको पता चला होगा, सबसे पहला है न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम में क्या होगा, नाम से पता चला न्यूट्रल का मतलब इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, यानी C2H2 और O2 दोनों सेम रेशियो में होगा, यानी कि अगर 1 मोल ऑफ C2H2 होगा तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल फ्लेम में होगा। दूसरा कार्बोनाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम नाम से ही लग रहा है कार्बोनाइजिंग, यानी कार्बन का अमाउंट ज्यादा होगा। कार्बन का अमाउंट किस, आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है इस रिएक्शन में कार्बन का अमाउंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, बताइए। कार्बन, ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन का अमाउंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, दुर्गेश बताइए। ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन का अमाउंट कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ कार्बन कहाँ दिख रहा है, एसिटिलीन है ना C2H2, इसी में तो है कार्बन, यानी इसका अमाउंट अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कार्बन का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी जो रिजल्ट मिलेगा उसमें कार्बन हमारा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम में कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है। कार्बन का ज्यादा कार्बन कहने का मतलब कि हम C2H2 ज्यादा लेते हैं, एसिटिलीन ज्यादा लेते हैं। और तीसरा जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, यानी O2 का अमाउंट हमको उसमें ज्यादा लेना होता है, इसीलिए इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पड़ा हुआ है। ठीक है, जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, इस तरह से तीनों फ्लेम बनते हैं। अब तीनों जब फ्लेम बनते हैं तो उसमें जो आपका भी फ्लेम बन रहा है, ये जो फ्लेम बना हुआ है, ये अलग अलग फ्लेम बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, और तीनों जो अलग अलग फ्लेम है सबको वेल्ड नहीं कर सकते हैं। कोई कास्ट आयरन को वेल्ड करता है, अच्छा वेल्ड करता है, कोई एल्युमिनियम को करता है, कोई कॉपर को करता है, तो वो कौन से किस किस को वेल्ड कर पाएगा, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने इसलिए टेबल के रूप में मैंने बना दिया है, तीनों को अलग अलग कंपेयर करने में आपको आसान होगा। पॉइंट्स के रूप में मैंने लिखा है ताकि आसानी से आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में देखिए अब लिखा हुआ है, जब O2 तथा CH2 को ब्लो पाइप के बराबर मात्रा में मिला के जलाया जाता है तो क्या मिलता है, न्यूट्रल फ्लेम। मैंने अभी ब्रीफ मैंने वही किया आपको कि जब ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को ब्लो पाइप से, जब ऑक्सीजन वेल्डिंग होता है तो आगे में ब्लो पाइप होता है, उससे जब फ्लेम निकलता है, कौन सा न्यूट्रल फ्लेम कब बनता है, जब दोनों बराबर, ऑक्सीजन और C2 दोनों बराबर होता है तो क्या मिलता है आपको, न्यूट्रल। अभी मैंने वही चर्चा किया। उसके बाद इसके भीतरी कोण के सिरों का पूर्ण दान होता है। भीतरी कोण के यहाँ देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है आपका फ्लेम का, ये जो इसको बोलते हैं भीतरी कोण या फिर इनर कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनर कोण। ठीक है, इनर कोण बोलते हैं। तो ये जो आपका इनर कोण बन रहा है, इसका क्या है, पूर्ण दहन होता है, मतलब कंप्लीट कंबशन होता है। जाहिर सी बात है
रेशियो सेम होगा, कोई बात बचेगा ही, है ना, पूरा कंबशन होगा। जब पूरा कंबशन होता है तो वही लिखा हुआ है इसके भीतरी कोण का सिरों का पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। इसके भीतरी कोण की लंबाई अधिक और आगे से गोल होता है। ये जो आपका इनर कोन है, हम लोग एक्चुअली फ्लेम पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ क्या रहे हैं, इसका शेप अलग अलग शेप जो बनता है वही तो पढ़ रहे हैं कि अलग अलग शेप आखिर किसमें क्या बनता है, ठीक है। तो इसमें ये इसको बोलते इनर कोन, क्या बोलते हैं, थोड़ा लंबा होता है और आगे से गोल होता है, ठीक है। आप अभी देख लीजिए इसमें जो इसमें इनर कोन ये वाला है, ये है आपका इनर कोन, ये है आपका इनर कोन जिसको भीतरी कोन भी कहते हैं, भीतरी कोन भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना छोटा बना है, ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा है और ये मीडियम है, ठीक है। तो तीनों का शेप अलग अलग है, ठीक है। अभी हम उस पे आएंगे तो उसका चर्चा करेंगे। तो इसमें भीतरी कोण की लंबाई क्या होता है, आगे से अधिक होती है और आगे से गोल होता है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस फ्लेम का अधिकतम तापमान कितना होता है, बस 3200 डिग्री सेल्सियस। इसमें सबसे ज्यादा तापमान कितना मिलता है, 3200 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें देखेंगे इसमें टेम्परेचर कितना है, 3100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना है 3300 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मिलता है, ठीक है। सबसे कम किसमें मिलता है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम में। सबसे मीडियम में किसमें मिलता है आपको, इसमें। इस फ्लेम का उपयोग सबसे अधिक होता है। ये जो फ्लेम हम लोग है न्यूट्रल फ्लेम, इसका उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबशन होता है और जब अच्छा से कंबशन मतलब दहन, जब कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण रूप से दहन होता है, तो जब दहन पूर्ण रूप से होगा तो कैसा होगा, चिंगारी ज्यादा नहीं निकलता है और जो वेल्ड बनता है, जहाँ वेल्डिंग होता है वो साफ सुथरा होता है, चिकना बनता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा इसका हम लोग यूज करते हैं। इस फ्लेम को कहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो इस फ्लेम का माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन में स्टेनलेस स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, ऐसे जगह पे इसके वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं। किसका, न्यूट्रल फ्लेम का, ठीक है। इसका न्यूट्रल फ्लेम का निचला भाग नीला होता है। न्यूट्रल फ्लेम का जो निचला भाग है उसमें कैसा होता है आपका, नीला कलर का होता है, ठीक है। ये 7 पॉइंट, ठीक है, किसका, न्यूट्रल फ्लेम का। इसी से कंपेयर करके हमको तीनों पॉइंट होगा, जैसे इसमें इसका जो ये शेप क्या है, इसमें क्या छोटा है, ये बड़ा, ये मीडियम है, टेम्परेचर तीनों का दिया हुआ है, इसी तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगला आता है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में क्या है, कब बनता है, जब एसिटिलीन का मात्रा अधिक होता है, मैंने चर्चा किया है, एसिटिलीन का मात्रा अधिक होगा। इस फ्लेम में 3 भाग होता है, जब न्यूट्रल फ्लेम में 2 भाग होता है। देखिए इसमें 2 भाग हैं, एक ये इनर कोन, ये बाहर वाला आउटर भाग। इसमें देखिए 3 भाग है, इनर, एक इंटरमीडिएट या मध्य भाग और ये बाहर वाला भाग, ठीक है। इसमें 3 भाग होता है, वही चीज लिखा हुआ है। इसमें मध्य भाग भी बनता है जो सफेद रंग का होता है, तो छोटे भीतरी कोण को भरा होता है। ये जो मध्य भाग है ये सफेद रंग का होता है, जो इनर कोण को ढके हुए होता है। इस फ्लेम का अधिकतम तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस बताया मैंने। इसके बीच के भाग की लंबाई C2H2 के मात्रा के हिसाब से होती है, यानी ये जो बीच है इंटरमीडिएट कोण है, इसका लंबाई कितना बड़ा होगा, और बड़ा हो सकता है, छोटा होगा, क्या होगा, इसका जो लंबाई है वो किस पर डिपेंड करता है, उसका जो लंबाई टोटली डिपेंड करता है एसिटिलीन पे। एसिटिलीन जितना ज्यादा होगा उसका ये जो साइज है उतना ज्यादा बढ़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा साइज, जैसे जैसे एसिटिलीन बढ़ेगा साइज बढ़ते जाएगा, घटाएंगे घटते जाएगा, और कब खत्म हो जाएगा, ये जो है ये कब खत्म हो जाएगा, ये देखिए कार्बोनाइजिंग फ्लेम से इसमें न्यूट्रल फ्लेम में चेंज हो जाएगा। कब, जब C2H2 का मात्रा O2 के बराबर हो जाएगा, तब जाके आपका ये जो बीच वाला भाग है पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा C2H2 O2 से ज्यादा होगा, ये साइज बढ़ते जाएगा, और जब घटाते जाएंगे घटते जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों का अगर अमाउंट सेम कर देंगे तो ये बीच वाला भाग खत्म हो जाएगा। और तभी तो हमको जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या मिलेगा, न्यूट्रल फ्लेम मिलेगा। और देखिए तभी तो न्यूट्रल फ्लेम में बीच वाला गायब रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़, ये 7 पॉइंट पे आएंगे फिर आपको समझ में आएगा ये वाला बात, ठीक है। इसके बीच के भाग, अभी मैंने इसका जिक्र किया, इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील, एल्युमिनियम तथा एल्यूमिनियम स्टील के वेल्डिंग में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मैंने लिख दिया। 7वां पॉइंट है, पहले कार्बोनाइजिंग फ्लेम फिर न्यूट्रल फ्लेम बनता है। क्या मतलब इसका, जब हम रिएक्शन करते हैं, जब भी रिएक्शन करते हैं तो अगर हमको न्यूट्रल फ्लेम बनाना होता है तो कैसे बनता है, पहले कार्बोनाइजिंग फ्लेम ही बनता है, यानी कि पहले C2H2 का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। C2H2 का अमाउंट ज्यादा होता है, और C2H2 का अमाउंट ज्यादा होने से क्या होता है आपका, ये 3 भाग बनते हैं हमारे, ठीक है। 3 भाग बनेगा, जाहिर सी बात है, तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम में 3 भाग बनता है तो इसमें 3 भाग बनेगा। उसके धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट, ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ाएंगे यानी इसका अमाउंट कम होगा, इसका अमाउंट कम हुआ तो क्या होगा, ये जो है छोटा होता जाएगा। मैंने तुरंत इस पॉइंट में कहा था कि एसिटिलीन का जितना मात्रा होता है उसी हिसाब से साइज बढ़ता है। हम क्या कर रहे हैं, इसका बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी तुलना में ये कम होते जा रहा है, जब ये कम होते जाएगा इसका साइज घटते जाएगा। जैसे ये और ये बराबर आएगा, ये खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और आपको सिर्फ ये वाला और ये वाला दिखेगा जो कि न्यूट्रल में दिखता है,
ठीक, ये 7 पॉइंट। अब आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। ये न्यूट्रल फ्लेम की तरह होता है, ये जो शेप है लगभग जैसे इसमें 2 बन रहा है इसमें भी 2 बन रहा है, इसलिए इसको कहा गया है न्यूट्रल फ्लेम की तरह होता है। इसका भीतरी कोण बहुत छोटा तथा तेज नुकीला होता है। ये जो है आपका भीतरी कोण यानी इनर कोण, ये कैसा होता है, छोटा होता है और तेज नुकीला होता है, पॉइंटेड, ठीक है। इसमें गोल था ना, इसमें एकदम पॉइंटेड है। यह फ्लेम ऑक्सीकृत करती है जिससे कमजोर और सुराख युक्त वेल्डिंग बनती है। ये जब इसको हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन जब भी होगा उसका रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन से वो होगा, तो जो आपका वेल्ड मिलेगा, जो वेल्डिंग करके जो मिलेगा वो कैसा बनेगा, आपको सुराख युक्त बनेगा, यानी छिद्र दिखेंगे, छेद दिखेंगे, और जिससे वो क्या दिखेगा, कमजोर दिखेगा, ठीक है। तो कमजोर हमको नहीं दिखना चाहिए वेल्डिंग। इसका अधिकतम तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। तीनों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है आपका, इसी का होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, इसका फ्लेम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आयरन में, कांसा में, पीतल में हम लोग इस वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इसका आप देखिए तीनों के फ्लेम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा रैंडम है, ये टोटली रैंडम इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका बहुत मतलब एक बिना रैंडमाइजेशन के हमें क्लीन आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसमें और इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑक्सीडेशन फ्लेम है, इसका जो आपका अंतर है तीनों का मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो ये जो फ्लेम बना है आपको कैसे बना है, आपका ये वेल्डिंग जब होता है ऑक्सीडेशन वेल्डिंग करते हैं तो उसके दौरान जो फ्लेम निकलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के C2H2 और O2 के अमाउंट को बढ़ाने और घटाने से हमको ये पूरा तीनों अलग अलग फ्लेम मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।